हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुकेमी यूट्यूब चैनल। मैं राजेश शर्मा आपका वेलकम करता हूं एमपीपीएससी के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आयोग परिषद अधिकरण। ये जो क्लास है, ये दो वीडियो आपको मिलेगी, इस पर दो क्लास आपको इसमें मिलेगी, जिसमें जो भी महत्वपूर्ण आयोग हैं, परिषद है, अधिकरण है, संवैधानिक और गैर संवैधानिक आयोग है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और ये एमपीपीएससी के सिलेबस में अलग से इसको मेंशन किया गया है और इससे काफ़ी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। यूपीएससी में पूछे जाते हैं और आपके एमपीपीएससी में तो बहुत ज़्यादा प्रश्न इससे पूछे जा रहे हैं। नीति आयोग है, संघ लोक सेवा आयोग है, राज्य लोक सेवा आयोग है, केंद्रीय सतर्कता आयोग है, तो इनसे काफ़ी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये दो क्लासेस में इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। और क्या क्या देखना है हम लोग को, तो नीति आयोग है, उसके पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपको सारी क्लासेस मिलने वाली है इसमें। इस चैनल पर आपको ज्योग्राफी के एनसीईआरटी क्लास 6 से लेकर 12 तक न्यू एनसीईआरटी, इसके पूरे सीरीज को मैं लेके आ रहा हूँ। उसके बाद इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन पर आपका क्लास 6 से लेकर 12 तक सारे सीरीज आपको मिलने वाले हैं। इकॉनमी है, साइंस है, हिस्ट्री है। तो सब्सक्राइब करें और मैक्सिमम लाइक शेयर करें फ्रेंड्स, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, इसमें देख सकते हैं आपका नीति आयोग है, जो योजना आयोग के स्थान पर इसको एस्टेब्लिश किया गया है। संघ लोक सेवा आयोग है, यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। राज्य लोक सेवा आयोग है, इसके बारे में केंद्रीय सतर्कता आयोग है। वित्त आयोग है, फाइनेंस कमीशन है। भारत के सीएजी के बारे में इससे काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। परिसीमन आयोग आपके सिलेबस में नहीं है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, तो इस तरह के हैं आयोग। केंद्रीय सूचना आयोग, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से तो 2020 में काफ़ी प्रश्न पूछे गए। राष्ट्रीय महिला आयोग है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग है। अल्पसंख्यक आयोग है। एनजीटी से प्रश्न काफ़ी पूछे गए हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जो इन्वायरमेंट को लेकर, पर्यावरण को लेकर है। तो इस तरह के इम्पॉर्टेंट आपके केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण है। कैट आपका सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। तो इसमें आज हम लोग करने वाले हैं, दो क्लासेस आपको मिलेंगी इस पर, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नीति आयोग के बारे में बात करते हैं। तो नीति आयोग का जो गठन है वो केंद्र सरकार द्वारा, ठीक है, नीति आयोग का गठन केंद्र सरकार के द्वारा 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर किया गया था। प्लानिंग कमीशन के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया। यह एक थिंक टैंक के रूप में सेवाएं देगा, मतलब क्या प्लानिंग होना चाहिए, इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होना चाहिए, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कैसे हो सकता है। तो यह एक थिंक टैंक के रूप में सेवाएं देगा और सेंट्रल और स्टेट जो केंद्र और राज्य सरकारों को पॉलिसी मेकिंग के संबंध में जो सजेशन होगा, जो इम्पोर्टेंट एवं तकनीकी परामर्श होगा, उसको उपलब्ध कराएगा। मतलब कुल मिलाकर देश में किस तरह का जो योजना आयोग कार्य कर रही थी, उसके स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की गई है। कार्यों में चेंज किया गया है, परिवर्तन किया गया है और प्रासंगिक तथ्यों के आधार पर जो ऐसी नीतियों का निर्माण करना जिससे देश में सामाजिक आर्थिक परिवर्तन हो, देश का सर्वांगीण विकास हो, ठीक है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट हो, हर तरह से इसका। तो मेन टारगेट आपका, मेन उद्देश्य यही है। देखिए, यहाँ पर एक प्रश्न पूछा जाता है कि इसके अध्यक्ष कौन होते हैं। तो नीति आयोग के अध्यक्ष होंगे भारत के प्रधानमंत्री, ठीक है, और गवर्निंग काउंसिल होता है। गवर्निंग मतलब क्या करना, मतलब चलाना उसको, सिस्टम को। तो गवर्निंग काउंसिल में सभी स्टेट के चीफ मिनिस्टर होंगे और केंद्र शासित राज्य हैं, जैसे दिल्ली है, पुदुचेरी, तो जहाँ पर विधानसभा है वहाँ के मुख्यमंत्री रहेंगे। तो ये इनका स्ट्रक्चर रहेगा। और ये स्पेसिफिक जो इश्यूज़ है, उसमें कोई आकस्मिक कोई मामला है, ठीक है, उस पर ऐसो देखने के लिए रीजनल काउंसिल, क्षेत्रीय परिषदें होंगे। और ये परिषदें किसी स्पेसिफिक कार्यकाल के लिए, विशिष्ट कार्यकाल के लिए बनाई जाएगी। और भारत के प्रधानमंत्री के निर्देश पर क्षेत्रीय परिषदों की बैठकें होंगी, ठीक है। तो ये, और इसमें यही है आपका कि सभी संबंधित क्षेत्र के राज्यों के मुख्यमंत्री रहेंगे और 2 जगह दिल्ली और पुदुचेरी है। इसमें कुछ आमंत्रित
विशिष्ट गण सदस्य भी होंगे, ठीक है, जो एक्सपर्टीज है इन क्षेत्रों में, विशेषज्ञता जिनको हासिल है। तो उसमें ये प्रधानमंत्री द्वारा नॉमिनेटेड होंगे, प्रधानमंत्री के द्वारा नॉमिनेटेड होंगे। और पूर्णकालिक संगठनात्मक ढांचे में प्रधानमंत्री के अध्यक्ष होने के अलावा एक उपाध्यक्ष होंगे। और ये उपाध्यक्ष, अगर प्रश्न पूछा जा रहा है कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी, तो प्रधानमंत्री के द्वारा की जाएगी। मेन जो पिन पॉइंटेड है उस पर मैं फोकस कर रहा हूँ। जो सदस्य होंगे वो पूर्णकालिक सदस्य होंगे इसमें नीति आयोग में, कुछ अंशकालिक सदस्य होंगे शॉर्ट टाइम के लिए। इसमें जो लीडिंग यूनिवर्सिटीज़ वगैरह है और जो शोध संस्थान है, R&D वगैरह है, वहाँ के कुछ विशिष्ट गणमान्य व्यक्ति को भी आमंत्रित किया जाता है शॉर्ट टर्म के लिए, और 2 वर्ष का उनका कार्यकाल होता है, ठीक है। पदेन सदस्य जो होंगे उसमें केंद्रीय मंत्री परिषद से, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, वहाँ से 4 सदस्य प्रधानमंत्री के द्वारा नॉमिनेटेड होंगे। तो ये आपका स्ट्रक्चर आपका होता है। जो CEO होगा, जो नीति आयोग के जो CEO होंगे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी होंगे, वो भारत सरकार के सचिव स्तर का अधिकारी होगा, IAS ऑफिसर होगा, जो काफ़ी सीनियर होगा और प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त होगा। सचिवालय जो सेक्रेटेरिएट होगा, तो सचिवालय का गठन जो होगा वो अकॉर्डिंग टू नेसेसिटी, आवश्यकता के अनुसार किया जाएगा। तो ये मुख्य रूप से है। इसका उद्देश्य कार्य क्या है? उद्देश्य कार्य क्या होगा? डेवलपमेंट प्रोसेस को उसमें डायरेक्शन देना, उसके लिए रणनीति बनाना, ठीक है। सहयोगात्मक संघवाद, कोऑपरेटिव फेडरेशन का डेवलपमेंट करना। कोऑपरेटिव फेडरेशन मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर काम करें। कैसे काम करेंगे? उसके लिए फेडरेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। ग्रामीण स्तर पर देखा जाएगा तो व्यवहारिक योजना बनाने में सहयोग एवं योजनाओं के डेवलपमेंट में मदद करना। नेशनल और इंटरनेशनल जो एक्सपर्ट लोग हैं, ठीक है, उनके माध्यम से ज्ञान, इनोवेशन को बढ़ावा देना और बॉटम अप दृष्टिकोण का विकास करना, ठीक है, मतलब नीचे से ऊपर की ओर डेवलपमेंट करना। और ये गांधीयन कॉन्सेप्ट भी है कि गांव से शहर की ओर विकास होना चाहिए, ठीक है। तो बॉटम अप दृष्टिकोण पर कार्य करना, ये है सो मेन फोकस इसका है। उसके अलावा है कि जो कार्यक्रम बनाए जा रहे हैं और जो पॉलिसीज़ है उसके इम्प्लीमेंटेशन पर, उसको लागू करने के लिए टेक्नोलॉजी और एफिशिएंसी का भी डेवलपमेंट करना, लॉन्ग टर्म प्लान करना, दीर्घकालिक योजना चलाना, कार्यक्रम का निर्माण करना और अकॉर्डिंग टू टाइम उसमें अगर कुछ परिवर्तन करना है तो उसमें परिवर्तन भी हो, जो प्रासंगिक परिवर्तन हो। राष्ट्रीय विकास के लिए एक साझा दृष्टिकोण विकास करना, नेशनल डेवलपमेंट के लिए एक साझा दृष्टिकोण विकसित करना। तो ये आपका नीति आयोग के मुख्य कार्य हैं। लेकिन यहाँ पर आपको देखना है कि मेन जो पूछा जाएगा, बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं MPPSC में कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होंगे, उपाध्यक्ष कौन होंगे, उनके संगठन व्यवस्था के बारे में, उद्देश्य के बारे में। तो मैंने काफ़ी डिटेल आपको बता दिया है, तो इसको ध्यान रखिएगा। आर्थिक नियोजन करना, इकोनॉमिक प्लानिंग करना, पॉलिसी मेकिंग में नेशनल सिक्योरिटी को सुनिश्चित करना, मतलब जो इकोनॉमिक प्लानिंग कर रहे हैं और जो पॉलिसी मेकिंग कर रहे हैं उसमें सिक्योरिटी का भी मुद्दा एक महत्वपूर्ण है। और नीति आयोग की जो संपूर्ण जो पूरा मैकेनिज्म है उसको 4 मुख्य भागों में बांटते हैं, ठीक है। एक तो आपका जो पॉलिसी मेकिंग है, नीति निर्माण और कार्यक्रम का एक स्ट्रक्चर तैयार करना, सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना, कोऑपरेटिव फेडरेशन को बढ़ावा देना, अनुवीक्षण और मूल्यांकन करना, मतलब रिव्यू करना, इवैल्यूएशन करना क्या चल रहा है, और थिंक टैंक और ज्ञान एवं नवोन्मेष हब, मतलब एक किस तरह का डेवलपमेंट होना चाहिए, एक जो भी पॉलिसीज़ वगैरह है वो नीति आयोग से निकले, और इनोवेशन वगैरह को काफ़ी बढ़ावा देना। तो मुख्य रूप से मैंने आपको बताया, नीति आयोग काफ़ी डिटेल बता दिया, और इससे ही प्रश्न आएंगे। रिवाइज करते रहें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें और सब्सक्राइब करें। आपको सारी चीज़ें यहाँ पर जनरल स्टडीज़ के लिए समान अध्ययन से जुड़ी हुई सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलने वाली हैं, तो बने रहें। उसके बाद हम लोग बात करेंगे UPSC के बारे में, बात करेंगे संघ लोक सेवा आयोग, ठीक है ना। तो संघ लोक सेवा आयोग के बारे में इसमें सबसे पहले क्या है कि यह एक संवैधानिक आयोग है, और ये भाग 14 में, कौन से भाग में है ये? तो ये भाग 14 में है। और आर्टिकल कौन सा है, अनुच्छेद कौन सा है? तो 315 है।
इसके तहत ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और 315 से लेकर 323 तक, 315 से लेकर 323 तक इसके प्रावधान हैं। और इसमें देखना ये है कि जो आयोग का जो संगठनात्मक ढांचा है, सदस्यों की जो नियुक्ति होती है और पद मुक्ति कैसे होती है, वेतन भत्ते क्या है, इसके बारे में हम लोग को मुख्य रूप से देखना है, कार्य क्या है। संघ लोक सेवा आयोग के में एक अध्यक्ष होगा और कुछ अन्य सदस्यों द्वारा मिलकर गठित होता है। ध्यान रखिएगा, अगर पूछा जाएगा कि यूपीएससी में सदस्य संख्या निर्धारित है, तो नहीं, सदस्य संख्या निर्धारित नहीं है। सदस्य संख्या को निर्धारित करने का अधिकार किसको है, अगर पूछा जाएगा तो वो आपका है राष्ट्रपति महोदय को है। किसको है? राष्ट्रपति महोदय को है सदस्य संख्या निर्धारित करने का अधिकार, ये है। और नियुक्ति के पश्चात सर्विस कंडीशन में किसी प्रकार का कोई भी आप अलाभकारी परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, ठीक है, अलाभकारी परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। उसके बाद है जो आयोग के जो आधे सदस्यों के लिए भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। मतलब यूपीएससी में जो सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी तो उसमें भारत सरकार के अधीन या राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्ष का अनुभव, एक्सपीरियंस होना आवश्यक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अध्यक्ष और सदस्यों की जो सेवा शर्तें, सर्विस कंडीशन है, वो राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित की जाती है, नोट कर लीजिएगा। और आयोग के अध्यक्ष और सदस्य पद ग्रहण की तारीख से 6 वर्ष तक, ध्यान रखिए, ये प्रश्न पूछा जाता है हमेशा, ठीक है, ये प्रश्न हमेशा पूछा जाता है, 6 वर्ष तक या 65 वर्ष तक, जो भी इसमें पहला हो, 6 वर्ष तक और 65 वर्ष तक जो भी इसमें पहला हो, ध्यान रखिएगा यहाँ पर। और एक चीज़ और आपका है, स्वेच्छा से किसी भी समय यूपीएससी के जो मेंबर हैं स्वेच्छा से किसी भी समय राष्ट्रपति को हस्ताक्षर सहित रिजाइन कर सकते हैं, पद त्याग कर सकते हैं। और कार्यकाल से पहले भी, ध्यान रखिएगा, कार्यकाल से पहले भी राष्ट्रपति के द्वारा सदस्यों को हटाया जा सकता है, ठीक है। क्यों हटाया जा सकता है आप समझ सकते हैं। और बहुत सारे स्टेट कमीशन वगैरह पे ऐसा आरोप प्रत्यारोप भी लगा, तो इस तरह की चीज़ें हैं। यदि उसे दिवालिया घोषित किया जाता है या कोई किसी अन्य वैतनिक नियोजन में वो संलग्न है, तो इन सब संदर्भों में राष्ट्रपति की दृष्टि में अक्षमता है, ठीक है, अपना कार्य जो दायित्व है लोकसभा के, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की, वो निर्वहन नहीं कर रहे हैं ठीक से। और अध्यक्ष सदस्यों के जो कदाचार के आधार पर, इन सब के आधार पर क्या है, उनको हटाया जा सकता है। और कार्य शक्तियां अगर देखा जाए तो ये यूपीएससी ऑलरेडी आप जानते हैं अखिल भारतीय सेवाओं, ठीक है, अखिल भारतीय सेवाएं मतलब ऑल इंडिया सर्विसेज, ऑल इंडिया सर्विसेज, इसमें क्या क्या है, इसमें है आईएएस, आईपीएस और क्या है आईएफएस, ठीक है ना, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, इंडियन पुलिस सर्विस एंड इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। मैंने इसमें पहले भी आपको पता होगा कि राज्यसभा अनुच्छेद आर्टिकल 312 के अंतर्गत, 312 के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का गठन करती है, ठीक है। तो ये 3 सेवाएं, अखिल भारतीय सेवाएं, 3 सेवाएं अभी अखिल भारतीय हैं। तो अखिल भारतीय सेवाओं का और केंद्रीय सेंट्रल सर्विसेज है, इन सब चीज़ों में नियुक्ति के लिए, ठीक है, नियुक्ति के लिए परीक्षाओं का आयोजन करती है, परीक्षाओं का आयोजन करती है। और आयोग परीक्षा के जो पाठ्यक्रम हैं, सिलेबस वगैरह हैं, उसका प्रोसेस क्या होगा, उसका निर्धारण करती है संघ लोक सेवा आयोग, ठीक है। और उसके बाद आपका देख सकते हैं कि यूपीएससी भारत में एक सेंट्रल रिक्रूटमेंट एजेंसी है, ठीक है। अगर आपसे, तो यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन भारत में केंद्रीय भर्ती अभिकरण है और संसद के द्वारा इसके जुडिक्शन में वृद्धि की जा सकती है, कार्य क्षेत्र में, पार्लियामेंट के द्वारा इसके कार्य क्षेत्र में वृद्धि की जा सकती है। यहाँ पर एक प्रश्न बन रहा है कि क्या राष्ट्रपति करेगा या पार्लियामेंट, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर पार्लियामेंट के द्वारा जुडिक्शन में वृद्धि की जा सकती है। और भारतीय संविधान द्वारा संघ लोक सेवा आयोग से
मेरिट पद्धति का प्रहरी होने की उम्मीद की जाती है। हो सकता है ये स्टेटमेंट आपसे पूछा जाए तो आप इसको यूज कर सकते हैं। आगे है आपका राज्य लोक सेवा आयोग। तो जिस तरह से केंद्रीय स्तर पर संघ लोक सेवा आयोग केंद्रीय स्तर पर नियुक्ति प्रणाली को संचालित करती है, उसी तरह से राज्य लोक सेवा आयोग राज्य स्तर पर नियुक्ति प्रणाली को संचालित करती है। तो संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 315 से 323 के बीच में राज्य लोक सेवा आयोग की स्वतंत्रता, शक्ति, गठन, सदस्यों की नियुक्ति, बर्खास्तगी के बारे में उल्लेख किया गया है। और जब मैं और भी चीज़ें एमपी के बारे में भी मैं अलग से कराया था, पॉलिटी में इसको जिक्र किया है। संरचना में क्या है कि राज्यपाल के द्वारा, जैसे केंद्रीय स्तर पर राष्ट्रपति के द्वारा अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति होती है, उसी तरह से राज्य स्तर पर राज्य के राज्यपाल द्वारा अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। और आयोग के जो आधे सदस्य होते हैं उनको केंद्र अथवा राज्य सरकार के अधीन न्यूनतम 10 वर्ष का, कितना, न्यूनतम 10 वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है। तो जिस तरह से केंद्रीय स्तर पर है उसी तरह से राज्य स्तर पर है। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि केंद्रीय स्तर पर क्या है, 65 है एंड आपका 6 ईयर है, और यहाँ पर क्या है, राज्य स्तर पर 6 ईयर है और 62 ईयर है। ये भी ध्यान रखिए, पूछा जाता है जो भी आएगा इसमें। और वेतन भत्ते वगैरह में राज्य की संचित निधि पर जो वेतन भत्ते होंगे, जो पे अलाउंस होगा, वे राज्य की संचित निधि पर भारित होंगे। और यूपीएससी में क्या होगा, वो केंद्र के संचित निधि पर भारित होंगे। हटाने की प्रक्रिया वही है कि राज्यपाल को अपना त्यागपत्र दे सकते हैं और राष्ट्रपति उसी रीति से अध्यक्ष सदस्यों को पद से हटाता है जिस तरीके से यूपीएससी के अध्यक्ष सदस्यों को हटाता है। तो सेम है, यहाँ पर दोनों प्रावधान सेम है, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति अध्यक्ष सदस्य कदाचार के दोषी माने जाएंगे तो वहाँ पर ऐसो इसमें उनको हटाया जा सकता है। और शक्तियाँ देखेंगे तो राज्य सरकार में जो नियुक्ति के लिए परीक्षा का आयोजन करना, प्रत्येक वर्ष अपने कार्यों की जो रिपोर्ट है वो गवर्नर को देना, और गवर्नर इस रिपोर्ट को विधानमंडल के समक्ष रखवाता है। और शर्तें जो हैं वो संघ लोक सेवा आयोग के समानी हैं। अब हम लोग बात करते हैं, तो हम लोगों ने क्या देखा, अभी नीति आयोग को कर लिया। दूसरा हम लोगों ने क्या किया, दूसरा हम लोगों ने देखा संघ लोक सेवा आयोग। तीसरा क्या देखा हम लोगों ने, राज्य लोक सेवा आयोग। तो संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा बिल्कुल समान है आर्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। और नियुक्ति प्रक्रिया के संदर्भ में और शक्तियों के संदर्भ में नियुक्ति प्रक्रिया में थोड़ा अंतर है, कार्यकाल के संदर्भ में थोड़ा अंतर है। राज्य की संचित निधि पर भारित है, केंद्र में केंद्र की संचित निधि भारित है, तो यहाँ थोड़ा वो डिफरेंस है। अब बात करते हैं सीवीसी के बारे में, केंद्रीय सतर्कता आयोग, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है मेरे भाई, तो भ्रष्टाचार रोकने के लिए, करप्शन को रोकने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट द्वारा संथानम समिति की सिफारिश पर 1964 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। संथानम समिति, किस समिति की सिफारिश पर केंद्रीय सतर्कता आयोग का प्रस्ताव पारित किया गया था, तो संथानम समिति के आधार पर। और इससे संबंधित विधेयक 2003 में संसद के दोनों सदन, मतलब लोकसभा और राज्यसभा में पारित किया गया, और राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के पश्चात यह आयोग जो है अधिनियम के प्रभाव में आ गया, ठीक है। और उस तरह से देख सकते हैं यह एक बहुसदस्यीय आयोग है। क्या है, एक ये बहुसदस्यीय आयोग है, ध्यान रखिएगा, यह एक बहुसदस्यीय आयोग है। केंद्रीय सतर्कता आयोग क्या है, एक बहुसदस्यीय आयोग है। और इसमें एक अध्यक्ष के रूप में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त मतलब कमिश्नर, और दो या दो से कम सतर्कता आयुक्त होते हैं, ध्यान रखिएगा। अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी, राष्ट्रपति महोदय के द्वारा की जाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। और मतलब राष्ट्रपति महोदय के द्वारा एक समिति के द्वारा की जाएगी, ठीक है, यहाँ करेक्शन कर लीजिए। राष्ट्रपति के द्वारा एक समिति बनाई जाएगी जिसमें प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता, तो कौन कौन होंगे इसमें, राष्ट्रपति द्वारा समिति गठित की जाएगी और उस समिति में प्रधानमंत्री रहेंगे, गृह मंत्री रहेंगे और लोकसभा में विपक्ष का नेता रहेगा।
ठीक है, इसके सिफारिश के आधार पर यह किया जाता है। और कार्यकाल ध्यान दीजिएगा, कार्यकाल क्या होता है, कार्यकाल 4 वर्ष होगा और 65 ईयर, इनमें से जो भी पहले होगा। और कार्यकाल की समाप्ति के पश्चात अध्यक्ष और सदस्य जो है पुनः नियुक्ति के पात्र नहीं होते हैं। ठीक है, और अध्यक्ष और सदस्य का जो अखिल भारतीय सेवा या संघ के किसी सिविल सेवा में सिविल पद पर हो चुके होने का आवश्यक अनुभव अनिवार्य है। मतलब आईएएस ऑफिसर को ही, सीनियर आईएएस ऑफिसर को ही इनकी सदस्यता प्रदान की जाएगी, ये इम्पॉर्टेंट है। और केंद्रीय सतर्कता आयोग, ध्यान दीजिएगा, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त जो है, इसमें अध्यक्ष तथा सतर्कता आयुक्त सदस्य के वेतन भत्ते अन्य सेवा शर्तें यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों के समान होगी और कोई भी इसमें अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। हटाने का प्रक्रिया क्या है, हटाने की प्रक्रिया में इनको किसी भी समय, मतलब दिवालिया घोषित हो या कदाचार वगैरह के संदर्भ में अगर हैं तो उनको हटाया जा सकता है। और अपने पद के कर्तव्यों से बाहर किसी वेतन नियोजन में वो लगे हों, ठीक है, इस संदर्भ में इनको हटाया जा सकता है। ठीक है, और उसके बाद ये सभी शिकायतों के संबंध में जांच करता है। यह आयोग ऐसे सभी शिकायतों के संबंध में जांच करता है इसमें किसी शासकीय अधिकारी पर किसी मतलब गलत उद्देश्य से भ्रष्ट आचरण का अगर आरोप लगा है, करप्शन का चार्ज लगा है तो उसके अधीन, और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 88 के अधीन किए गए अपराध के संबंध में पूर्ववर्ती दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना वर्तमान में सीबीआई द्वारा किए गए कार्यों की प्रगति और समीक्षा करना है। तो ये सब चीज़ें हैं। और केंद्र सरकार के मंत्रालय हैं, जो प्राधिकरण हैं, उनके सतर्कता प्रशासन, मतलब उस पर भी नज़र रहता है इन सब चीज़ों पर। और अपने वार्षिक कार्यकलाप की रिपोर्ट जो है किसको देगा, तो राष्ट्रपति महोदय को देगा, अपने जो पूरे साल का जो वर्क है, और राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को पार्लियामेंट में रखवाते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे तो हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने नीति आयोग देखा, संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग। अब हम लोग बात करते हैं संवैधानिक प्रावधान है वित्त आयोग का, जो फाइनेंस कमीशन है, ये आर्टिकल 280 और 281 ध्यान रखिएगा। इसमें प्रश्न पूछा जाएगा, वित्त आयोग तो 280 है और 281 में क्या है, इसमें 281 में इसके कार्य हैं। तो वित्त आयोग के संबंध में अनुच्छेद 280 और 281 में उल्लेख किया गया है। वित्त आयोग क्या है, एक अर्ध न्यायिक, ये स्टेटमेंट भी दे सकता है आपको, ठीक है, एक अर्ध न्यायिक एवं सलाहकारी निकाय है, एक अर्ध न्यायिक एवं सलाहकारी निकाय है। समझ में आ रहा है? लाइक शेयर करते रहें और नोट करते रहें, पॉइंट्स को देखें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखें, तो एक एक पॉइंट्स पर एक एक पॉइंट को अच्छे तरीके से समझें, बार बार वीडियो को देखें, प्रश्न सब यहीं से आएंगे। 280(1) के तहत उपबंध है कि वित्त आयोग राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने वाले एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य, मतलब क्या होगा, एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य, 4 अन्य सदस्य ये होगा। और किसके द्वारा गठित किया जाएगा, तो राष्ट्रपति महोदय के द्वारा किया जाएगा। 282 के तहत क्या है, संसद की शक्ति प्राप्त है कि वह वित्त आयोग के सदस्यों की क्वालिफिकेशन निर्धारित करें। 281 में क्या है कि आयोग का गठन कौन करेगा, राष्ट्रपति महोदय करेंगे। और 2 में क्या है कि संसद को यह पावर है, संसद को यह पावर है कि वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन के सदस्यों की क्वालिफिकेशन निर्धारित करें। यहाँ पर 281 और 282 क्लाउज मतलब याद रखिएगा आर्टिकल। क्वालिफिकेशन क्या है, अध्यक्ष एक ऐसा व्यक्ति होगा जो पब्लिक अफेयर्स का, लोक मामला का ज्ञाता हो, और जो 4 सदस्य हैं वो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखते हों, प्रशासन और एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंशियल मामलों का विशेष ज्ञान हो, एक्सपर्ट हो, इकोनॉमी का, ठीक है, अर्थशास्त्र का विशिष्ट ज्ञान उनको हो, और आयोग का जो प्रत्येक सदस्य होगा ऐसी अवधि के लिए पद धारण करेगा जो राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित करेगा, जो राष्ट्रपति महोदय करेंगे। डिस्क्वालिफिकेशन किस आधार पर हो सकता है, मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं हो, दिवालिया हो, ठीक है,
और ऐसे अपराध का दोषी सिद्ध किया गया हो जिसमें जो नैतिक अक्षमता है, ठीक है, उसका ऐसा वित्तीय या अन्य हित हो जिससे आयोग के सदस्य के रूप में उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, ये सब चीज़ें हैं। कार्य क्या होगा, तो भारत के राष्ट्रपति को सिफारिश करना कि संघ एवं राज्यों के बीच में मतलब जो पैसा आ रहा है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, ठीक है, ये मेन काम है। और संचित निधि में से राज्यों को अनुदान सहायता दी जानी चाहिए, ये सब चीज़ों के बारे में ये बताएगा। और राज्य वित्त आयोग द्वारा की गई जो रिकमेंडेशन होंगे उसके आधार पर पंचायत और नगर पालिका के संसाधनों की आपूर्ति के लिए राज्य के संचित निधि में संवर्धन के लिए आवश्यक कदमों की सिफारिश करना, ठीक है, रेकमेंड करना, ये चीज़ है। 14वें वित्त आयोग के बारे में नहीं देखेंगे हम लोग, 15वें वित्त आयोग के बारे में देखेंगे। 15वां वित्त आयोग जो है आर्टिकल 281, ठीक है, आर्टिकल 281 में शक्तियों के तहत भारत सरकार ने 15वें वित्त आयोग का गठन किया और उसकी सिफारिशें स्वीकार भी कर ली गई है, ठीक है, उसके सिफारिशें स्वीकार भी कर ली गई। आयोग की अध्यक्षता जो है पूर्व सांसद और केंद्र सरकार के पूर्व सचिव एनके सिंह करेंगे और केंद्र सरकार के पूर्व सचिव शशिकांत दास और जॉर्ज टाउन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर अनूप सिंह आयोग के अन्य सदस्य होंगे। बंधन बैंक के अध्यक्ष डॉक्टर अशोक लाहिरी, ठीक है, नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर रमेश चंद आयोग के अंशकालिक सदस्य होंगे। अरविंद मेहता आयोग के सचिव होंगे। ये कुछ नाम है महत्वपूर्ण रूप से। और केंद्र सरकार ने 21-22 से जो आगामी 5 वर्ष के अवधि के लिए करों के वितरण के पूल में राज्यों की हिस्सेदारी को 41%, ध्यान दीजिएगा ये इम्पॉर्टेंट है, 41% बनाए रखने संबंधित 15वें वित्त आयोग की सिफारिश को स्वीकार कर लिया गया है। और 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट संसद में प्रस्तुत किया गया। सरकार ने डिफेंस के मामले में इंटरनल सिक्योरिटी के मॉडर्नाइजेशन के लिए एक अलग नॉन लैप्सेबल फंड का मतलब क्या होता है कि जो पैसा आवंटित किया गया है उसमें से आपको पैसा खर्च करना ही करना है, ठीक है, मंजूरी दिया गया है। और जो इसमें वर्टिकल अगर हिस्सेदारी देखा जाएगा केंद्र और राज्यों के बीच में, तो 15वें वित्त आयोग ने राज्यों की वर्टिकल हिस्सेदारी 41% बनाए रखने की सिफारिश की है और यह राशि वर्तमान वितरण पुल के 42% के स्तर के समान ही है, ठीक है, जिसमें 14वें वित्त आयोग में किया गया था 42%। और तो ये सब चीज़ें हैं। और J&K राज्य की स्थिति में बदलाव के बाद आपको पता है कि केंद्र शासित प्रदेश J&K और लद्दाख हो गया, आर्टिकल 370 को हटा दिया गया और 1% का आवश्यक समायोजन भी किया गया है, ठीक है। नॉन लैप्सेबल फंड का मतलब है कि जो पैसा आवंटित हुआ है वो लैप्स नहीं करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपका है और गंभीर मुद्दे हैं। ओरिजेंटल हिस्सेदारी में देखा जाएगा राज्यों के बीच कर का में, तो राज्यों के बीच कर का राजस्व के विभाजन के लिए आयोग ने जो सूत्र प्रस्तुत किया है उनके मुताबिक राजस्व हिस्सेदारी का निर्धारण करते समय डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स को ध्यान में रखा जाएगा, ठीक है। जनसांख्यिकीय प्रदर्शन को 12.5%, यहाँ पूछा सकता है, जनसांख्यिकीय प्रदर्शन को 12.5%, आय के अंतर को 45%, जनसंख्या और क्षेत्रफल प्रत्येक के लिए 15% और फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी के लिए 10% और कर एवं राजकोषीय प्रयासों के लिए 2.5% भार दिया जाएगा। तो ये मैंने आपको मेन पॉइंट्स थे और कम समय में ही सारी चीज़ें आपको बतानी है। तो हम लोगों ने नीति आयोग को देखा, यूपीएससी को देखा, स्टेट पीसीएस को देखा, उसके बाद फिर आपका केंद्रीय सतर्कता आयोग देखा, उसके बाद फाइनेंस कमीशन हो गया और अब क्या करेंगे, सीएजी के बारे में करेंगे, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक। इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न क्या है इस पर चर्चा करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा आर्टिकल 148 से लेकर 151 तक क्या है, आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशनल सीएजी की व्यवस्था की गई है और ये अकाउंटिंग से संबंधित है। यह लोक वित्त का संरक्षक होता है। अगर पूछा जाएगा कि लोक वित्त का संरक्षक कौन है तो सीएजी होता है। और लेखा परीक्षण और लेखा विभाग का
मुखिया होता है, ठीक है ना। और इसका नियंत्रण जो है केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर होता है, केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर ये काम करता है। और कार्यकाल क्या होगा, वही 6 वर्ष और 65 वर्ष, ध्यान रखिएगा, 6 वर्ष और 65 वर्ष। त्यागपत्र राष्ट्रपति महोदय को। संविधान में योग्यता का उल्लेख नहीं है। देखिए यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि सीएजी के संदर्भ में संविधान में योग्यता का उल्लेख है या नहीं है। और आपको बता दूं कि इंडियन अकाउंट सर्विसेज के जो ऑफिसर्स होते थे उनको सीएजी के रूप में बनाया जाता था, लेकिन वर्तमान संदर्भ में देखा जाए तो करीब 15 ईयर्स के अगर ड्यूरेशन को देखें हम लोग, तो आईएएस ऑफिसर को बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है, ठीक है, इसके पीछे रीज़न क्या है कि जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी होते हैं उनका एक्सपोजर ज़्यादा होता है, वो जो एक्सपेंडिचर होता है उसको बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और सेक्रेटेरिएट में काम करते हैं, डायरेक्टरेट में काम करते हैं, हर तरह के लेवल पर काम करते हैं, कोऑर्डिनेशन वर्क होता है उनका, तो ज़्यादा एक्सपीरियंस उनका होता है। और एक्सपेंडिचर के कैसा एक्सपेंडिचर हो रहा है, उसके पीछे क्या उद्देश्य है, तो ब्रॉड कॉन्सेप्ट होता है। इसी कारण से आईएएस ऑफिसर को ज़्यादा सीएजी अपॉइंट किया जा रहा है, ठीक है। तो संविधान में योग्यता का उल्लेख नहीं है और संसद द्वारा कानून बनाकर योग्यता का निर्धारण किया गया है। तो भारत का नागरिक हो, लोकवित्त या सरकारी लेखा का विशेषज्ञ हो, न्यूनतम 10 वर्ष तक लोक सेवक रह चुका हो, ये सब चीज़ें हैं। और उसके बाद है सो सीएजी के वेतन में अनुपस्थिति, छुट्टी, पेंशन या निवृत्ति की आयु के संबंध में उसके अधिकारों में उसकी नियुक्ति के पश्चात कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं होगा। और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाने की रीति के समान ही हटाया जा सकता है। रिमूवल प्रोसेस जो है और सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं वही रिमूवल प्रोसेस है। और वेतन जो है वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर ही इनका वेतन होगा सीएजी का। तो ये आपका है आर्टिकल 149, ये क्वेश्चन पूछा गया था, ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 149 के तहत जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक के जो कार्य हैं और शक्तियों के बारे में प्रावधान किया गया है। तो मैं बता रहा था आर्टिकल 148 में और 149 में ये प्रश्न पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, 2020 में पूछा गया है कि सीएजी के जो कार्य और शक्तियां हैं तो 149 में आपका किया गया है। और भारत की संचित निधि जो 266 में है, लोक लेखा निधि जो 266 क्लाउज 2 में है, और आकस्मिक निधि 267 में है, कंटीजेंसी फंड, ये सभी प्रकार के व्यय का लेखा परीक्षण किया जाता है। और उद्देश्य क्या है कि उद्देश्य ये रहता है कि जिस उद्देश्य से जिस ऑब्जेक्टिव से धन आवंटित हुआ है, जो अलॉटमेंट हुआ है, उसमें वो खर्च किया गया या नहीं खर्च किया गया, ये मेन होता है। ये भी प्रश्न आपका ध्यान रखिएगा, ये भी प्रश्न कभी कभी पूछा गया है कि क्या प्रोसेस काम करता है। तो सरकारी धन खर्च करने में धन के अत्यधिक दुरुपयोग अगर मिसयूज अगर हो रहा है तो कैग जांच के बाद रिपोर्ट तैयार करता है और कैग की रिपोर्ट जो है वो राष्ट्रपति महोदय को, स्टेट में राज्यपाल को और संसद के प्रत्येक सदन, विधानमंडल, लोक लेखा और समिति निष्कर्ष निकालती है, ठीक है ना। तो ये प्रोसेस आपका काम करता है। उसके बाद आपका है कि व्यवहार में कैग की रिपोर्ट जो है वो भ्रष्टाचार को, करप्शन को रोकने का प्रमुख साधन है। हालांकि भारत में कैग का जो कार्य है वो भूतलक्षी है, मतलब पोस्टमार्टम करता है, ठीक है ना। मरने के बाद जिस तरह से पोस्टमार्टम होता है उसी तरह से आपका क्या है कि खर्च होने के बाद पोस्टमार्टम होता है। इसलिए कहा जाता है कि जो एस्टीमेट कमेटी होती है, जो प्राक्कलन समिति होती है, जिसमें सभी लोकसभा के मेंबर होते हैं, वो ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं, क्योंकि बिफोर एक्सपेंडिचर प्राक्कलन समिति सबका प्राक्कलन करता है। सभी मंत्रालय 100 रुपया मांगते हैं तो उसको कम करके देता है, ठीक है। ये व्यवहारिक चीज़ें हैं। तो भूतलक्षी प्रभाव होने के कारण सरकारी धन के दुरुपयोग को ठीक से नहीं रोका जा सकता है, किंतु भारत में सीएजी एक वॉच डॉग के रूप में एक सेंटेंस यूज किया गया है। तो लोक लेखा समिति के मित्र के रूप में, दार्शनिक के रूप में, और ये स्टेटमेंट अगर आएगा तो आप देख सकते हैं कि सीएजी जो आपका है वो लोक लेखा समिति का मित्र है, दोस्त है, क्या है, फ्रेंड है,
समझते हो ना। और दार्शनिक है और पथ प्रदर्शक है, दिखाता है रास्ता, भैया इधर से जाना उधर से जाना, ठीक है, इस तरीके का रास्ता दिखाता है। तो जो CAG है उसका कार्य ये है, बट पोस्टमार्टम करता है, ठीक है, खर्च होने के बाद आफ्टर एक्सपेंडिचर वो चेक करता है, बट इंपॉर्टेंट है। और भी खर्च के पहले प्राक्कलन समिति है, उसको देख सकते हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, ठीक है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। अभी हम लोगों ने देखा नीति आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग, वित्त आयोग, और साथ में आपका फिर हम लोगों ने CAG देखा। और तो ये हम लोगों ने 6 आयोग को देखा। नेक्स्ट क्लास में लेके आ रहा हूँ जिसमें आपका राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, जनजाति आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग, मानवाधिकार महिला आयोग, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण, इसके बारे में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण और NGT, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और यहीं तक इसको रखते हैं, फिर मिलते हैं। ओके, बाय, सी यू, ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड लाइक शेयर करते रहें और सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको जनरल स्टडीज़ के लिए, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, हिस्ट्री, MCQ, सारी चीज़ें पे आपको क्लासेस लाइव में आपको सॉल्व कराऊंगा। MCQ वगैरह भी, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स वगैरह सारी चीज़ें कराएंगे, और आधे घंटे की वीडियो आपको मिलेगी और काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ों को इसमें डिस्कस करके, जिससे आप रिवीजन करें और अपने समान अध्ययन को, जनरल स्टडीज़ को काफ़ी आप स्ट्रॉन्ग करें। ठीक है, ओके, बाय।